जिस धरती पे आप रहते हैं यहाँ पे चींटियों की करीब करीब आपको 20,000 प्रजातियां मिलेंगी। 20,000 प्रकार की चींटियां। सोच के देखिए, जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज लेवल पे नहीं, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी है। मॉलिक्यूलर से बायोस्फीयर लेवल तक आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। आम का पौधा है तो उससे आम का ही पौधा बनेगा। अगर कोई चूहा है तो चूहे से चूहा ही बनेगा, राइट। तो इस पूरी बात की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो कहां पे स्टोर है? वो उसके जीनोम में, डीएनए में ही इन्फोर। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आपने पहले भी एनसीईआरटी को पढ़ा होगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम बारीकी से छोटी छोटी चीजें समझेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो शुरुआत करते हैं। आप सोच के देखिए, यदि कोई एलियन स्पीसीज हमारी धरती पे, अगर किसी दूर आकाशगंगा से कोई अलग एलियन स्पीसीज हमारी धरती पे आए, तो वो सबसे पहले जिस चीज से आश्चर्यजनक और चकित होगी वो जरूर बायोडाइवर्सिटी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारी धरती पर, मदर अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है ना, उससे वो जरूर अमेज होगी। एलियन ही नहीं बल्कि हम खुद मनुष्य भी इस बात से काफी ज्यादा आश्चर्य रहते हैं और काफी ज्यादा रोचक भी एक बात है और हमारे लिए भी काफी सरप्राइजिंग चीज है कि हाँ, जिस डाइवर्सिटी के साथ हम रहते हैं उसमें कितनी विविधता है, कितनी ह्यूज है वो डाइवर्सिटी। आप सोच के देखिए, ये बात सोचने पे भी थोड़ी अलग लगेगी कि जिस धरती पे आप रहते हैं यहाँ पे चींटियों की करीब करीब आपको 20,000 प्रजातियां मिलेंगी। 20,000 प्रकार की चींटियां। सोच के देखिए, बीटल आपको छोटे छोटे कीड़े देखने को मिलते हैं, करीब करीब 3 लाख से ज्यादा आपको बीटल देखने को मिलेंगे। मछलियां करीब करीब 28,000 से ज्यादा आपको मछलियां देखने को मिलेंगी। ऑर्किड, प्लांट में ऑर्किड की बात करें तो 20,000 से ज्यादा ऑर्किड देखने को मिलेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी जरूर हम मनुष्यों को भी सरप्राइज करती है। और जो इकोलॉजिस्ट हैं और जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं हमसे कुछ ऐसे प्रश्न भी करते हैं जो हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि जैसे ये डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा होगी और कितनी डाइवर्स कंडीशंस हो सकती हैं, या ये डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट हुई होगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या धरती के प्रारंभ से ही ये डाइवर्सिटी इतनी अवेलेबल थी, या फिर ये इतनी डाइवर्सिटी हमको किस रूप से प्रभावित करती है। हम अगर इसमें से हटा दे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके के प्रश्नों के साथ जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमको सरप्राइज करते हैं और इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि हम भी इन चीजों को जानने की कोशिश करें और इस डाइवर्सिटी में हम भी अपना योगदान दें कि इनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी में आप देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज लेवल पे नहीं, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी है। मॉलिक्यूलर से बायोस्फीयर लेवल तक आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। जी हां, एडवर्ड विल्सन कहते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो 3 लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। पहली डाइवर्सिटी आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखने को मिलेगी। मॉलिक्यूलर आप मेंशन कर सकते हैं जेनेटिक लेवल पे देखने को मिलेगी। जेनेटिक लेवल पे देखने का मतलब क्या है, यहां पे क्या मतलब निकल रहा है समझिए कि अगर आप देखें कि जो सेल है, सेल के अंदर भी जो आप डीएनए देखते हैं, क्योंकि किसी डीएनए से ही आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन से बनने वाली कोई पर्टिकुलर स्पीसीज में ही आपको विभिन्नता देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, जो स्पीसीज होती है, डिफरेंट स्पीसीज का जीनोम, जैसे आप इस बात को समझ के देखिए कि हमेशा अगर कोई आम का पौधा है तो उससे आम का ही पौधा बनेगा। अगर कोई चूहा है तो चूहे से चूहा ही बनेगा, राइट। तो इस पूरी बात की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो कहां पे स्टोर है? वो उसके जीनोम में, डीएनए में ही इन्वॉल्व है, राइट। तो आप सोच के देखिए इस तरीके से कि जो जेनेटिक लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसी वजह से डिफरेंट स्पीसीज बनती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ के देखिए कि चावल की ही जब हम बात करते हैं तो करीब करीब 50,000 से अधिक डिफरेंट राइस की फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी। जी हां, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप चावल की ही डिफरेंट फॉर्म को देखें तो आपको करीब करीब 50,000 चावल की डिफरेंट फॉर्म, आम के करीब करीब 1,000 डिफरेंट स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। आप इस तरीके से भी समझ के देखिए कि जो रोवुल्फिया एक प्लांट है, उसका जो सिक्रीशन है, केमिकल सिक्रीशन है, उसको हम रिजरपाइन बोलते हैं, उसके कंसंट्रेशन में, उसकी इफेक्टिवनेस में आपको डिफरेंट
लेवल देखने को मिलते हैं। तो ये डाइवर्सिटी कहां से आ रही है? जेनेटिक लेवल से डाइवर्सिटी आ रही है। दूसरी आप मेंशन करते हैं स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी। स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो जो वेस्टर्न घाट है वहां पे जो डिफरेंट स्पीसीज है और जो ईस्टर्न घाट है वहां पे जो डिफरेंट स्पीसीज है उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न घाट में अलग डाइवर्सिटी है, ईस्टर्न घाट में अलग डाइवर्सिटी है। तीसरी डाइवर्सिटी आप इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जब आप इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में आप देखते हैं कि कुछ रेगिस्तान के एरिया है, राइट, कुछ हायर एल्टीट्यूड हिमालयन रीजन है, राइट, कुछ टेम्परेट जोन है, कुछ एकदम ट्रॉपिकल वाली जोन है, कुछ हाई रेनफॉल वाले एरिया है, मेघालय जैसे। तो डिफरेंट एरिया आपको देखने को मिलेंगे। जबकि आप इसी को अगर आप नॉर्वे से कंपेयर करेंगे वहां पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आपको यहां पे देखने को मिलती है भारत में। इस परिप्रेक्ष्य से जब आप देखते हैं कि डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल लेवल पे, यस, अलग अलग मौसम, हर बोलते हैं ना कि भारत में अलग अलग मौसम अलग अलग महीनों में देखने को मिलते हैं, राइट। और आप अगर लोकेलिटी के रेस्पेक्ट में भी जाएंगे, आप जब डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे तो वो भी यहां पे आपको डाइवर्स देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ओके, अब आगे सुनिए और समझिए इस चीज को कि जो डिफरेंट डाइवर्सिटी जो आपको धरती पे मिल रही है, ये बहुत ही दुखद बात है कि ये डाइवर्सिटी विद टाइम इरेडिकेट भी हो रही है और ये सीधा इशारा इंसानों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर है। जी हां दोस्तों, कि हमारी ही कुछ एक्टिविटी की वजह से, हमारे ही कुछ कारणों की वजह से ये डाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बिल्कुल, आप सोच के देखिए इस बात को कि अगर जिस रेट से ये डाइवर्सिटी लॉस हो रही है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो 2 शताब्दी के अंदर, केवल और केवल 200 साल के अंदर पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जिस डाइवर्सिटी को क्रिएट करने के लिए, जिसको सजो के इतना क्रिएट करने के लिए जितनी मेहनत की गई है वो करीब करीब लाखों साल की मेहनत है। लाखों साल की मेहनत आप सिर्फ 200 साल में पूरी खत्म कर दोगे। तो ये मुद्दा कोई किसी देश का, किसी सिटी का नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है जिसपे अलग अलग देश अपना मत रखते हैं और इसको बचाने की कोशिश करते हैं, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे विश्व में, धरती पे और हमारे भारत में कितनी डाइवर्सिटी है। क्योंकि जितनी भी डाइवर्सिटी अब तक, जितनी भी स्पीसीज अब तक खोजी गई हैं, उन सब का तो डाटा हमारे पास है, बट वो स्पीसीज जो अब तक नहीं खोजी गई उनका डाटा हमारे पास नहीं है। तो जो अवेलेबल डाटा है हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो IUCN के अकॉर्डिंग, 2004 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डाइवर्सिटी है वो 1.5 मिलियन से अधिक है। और इसका एक्यूरेट डाटा आप अराउंड यहां पे मेंशन कर सकते हैं 1.7 के करीब अब तक खोजी गई डाइवर्सिटी है। 1.7 मिलियन का मतलब निकल के आता है 17 लाख, मतलब 17 लाख डिफरेंट स्पीसीज इस धरती पर खोजी गई हैं। ओके, अगर हम कुछ एक्सट्रीम की बात करें कि कितनी मैक्सिमम डाइवर्सिटी हो सकती है, तो इस अनुपात में, इसमें कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि करीब करीब 20 से 25 लाख डिफरेंट स्पीसीज हमारे धरती को साझा करती हैं। मगर रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि करीब करीब टोटल जो डाइवर्सिटी होगी वो करीब करीब 7 लाख के करीब होगी। कितनी होगी वो? 70 लाख। 7 मिलियन का मतलब हो गया 70 लाख। अभी जो अवेलेबल जितनी खोजी गई है वो कितनी है? 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख। तो करीब करीब 70 लाख अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ये वैल्यू कितनी हो सकती है? 70 लाख। आप अगर इस डाटा को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो अभी तक जितनी भी डाइवर्सिटी खोजी गई है उसमें आप नोटिस करेंगे कि 70% आपके क्या है? एनिमल्स ही है। एनिमल्स का जो परसेंटेज है वो करीब करीब 70% एनिमल है जो अब तक खोजी गई डाइवर्सिटी है। उसमें से 22% आप एल्गे, ब्रायोफाइट्स और प्लांट्स के रेस्पेक्ट में रखते हैं, राइट। जबकि प्रोकैरियोट्स के बारे में जो डाटा है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी को खोजने के लिए जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो अवेलेबल इक्विपमेंट है वो इनफ नहीं है, वो इतने कारगर नहीं है कि वो उस डाइवर्सिटी को एनालाइज कर पाए। इसीलिए हमारे पास प्रोकैरियोट के रेस्पेक्ट में जो डाटा है वो कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है। हाँ, मगर हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जो खोजे गए जानवर है उनमें से 10 जानवरों में से 7 क्या है? इंसेक्ट हैं। हाँ जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी एनिमल किंगडम में कंट्रीब्यूट करता है, एनिमल किंगडम में जो मेनली डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करता है वो कौन है? वो इंसेक्ट्स ही हैं। बिल्कुल सही बात है। यस, इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं।
अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में हम बायोडायवर्सिटी की बात करें तो अगर आप भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार अगर ये चीज देखें कि भारत जो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल लेता है वो करीब करीब 2.4%, और अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो यहां पे करीब करीब 8.1% डाइवर्सिटी है, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारे पास डाइवर्सिटी ह्यूज है। मतलब पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल अगर देखो तो हमारे पास 2.1 और डाइवर्सिटी कितनी है 8.1%। क्षेत्रफल कितना है 2.4, डाइवर्सिटी कितनी है 8 राइट। तो ये चीज क्या मेंशन कर रही है, ये चीज ये मेंशन कर रही है कि हमारी जो डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूज है, और इसी कारण की वजह से, इसी रीजन की वजह से कि 2.4% हमारे पास लैंड मास है और जिसके रेस्पेक्ट में जो डाइवर्सिटी है वो करीब करीब 8.1 है। इसी अनुपात के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि हमारा जो देश है वो विश्व के सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाले 12 जो देश हैं उनके साथ आता है। जी हां, विश्व में जो मेन जो कंट्रीज हैं जो डिफरेंट डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट कर रही है उसमें उनकी 12 जो कंट्रीज है उनकी लिस्ट में भारत भी शामिल है। बिल्कुल, और ये काफी हद तक हमको वो भी उत्साहित भी करता है कि क्या बात है, ये हमारी इस हेरिटेज पे हमको और फक्र महसूस करना, गर्व महसूस करना सिखाता है। ओके, और अभी तक जितनी भी डाइवर्सिटी खोजी गई है आप उसमें देखेंगे कि जो मेनली परसेंटेज है करीब करीब 1 लाख के करीब आप क्या देखेंगे, जो मेनली जो परसेंटेज है वो किसकी है, एनिमल्स की है, और रेस्ट आप क्या देखेंगे, प्लांट्स की है। प्लांट की कंपैरिजन जो डाइवर्सिटी है वो कंपैरेटिवली कम है। ओके, और रॉबर्ट में ये बात भी कहते हैं कि अभी तक जितनी भी प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज भारत में खोजी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ 22% है। सिर्फ 22% ही स्पीसीज खोजी गई हैं। जो अभी भी जो बची हुई स्पीसीज है उनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी करीब करीब 1 लाख प्लांट की स्पीसीज और करीब करीब 3 लाख एनिमल्स की स्पीसीज खोजी जाना बाकी है। बट ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब तक आप इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो जितनी खोजी गई हैं और जो खोजी जाना बाकी है उनमें, जो खोजी जानी बाकी है उनमें से काफी हद तक डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, काफी हद तक एक्सटेंट हो रही है। उसके कई सारे कारण हैं, कई सारे मुद्दे हैं, हम उन पे बात करेंगे आज के इसी पॉडकास्ट में। जी हां, तो आप ऐसे सोच के देखिए, ये जो डाइवर्सिटी का जो बहुत बड़ा पुस्तकालय है, जब आप उनको सूचीबद्ध कर रहे हो, उस डाइवर्सिटी को जब आप खोज रहे हो, उससे पहले ही आधी डाइवर्सिटी, आधी लाइब्रेरी जल रही है। जी हां, हम ही को कदम उठाने हैं इसको बचाने के लिए। इसी के आगे अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप देखेंगे कि लैटिट्यूडनल, जब हम इक्वेटर से मूव करते हैं ऊपर की तरफ, तो उस समय जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। और हम दूसरा एक रिलेशन देखेंगे एरिया और स्पीसीज के रिलेशन का। तो हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की। आप एक चीज समझिए कि पूरे विश्व में जो डाइवर्सिटी का जो पैटर्न है, जिस तरीके से वो वितरित है, वो एक समान बिल्कुल नहीं है। आपको यहां पे एक दिलचस्प चीज देखने को मिलेगी कि आप देखेंगे कि जो इक्वेटर वाला जो रीजन है वहां पे डाइवर्सिटी रिच होगी, और वहां से जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम हो रही होगी। जी हां, कि जो डाइवर्सिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यहां पे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा कि इक्वेटर पे जो स्पीसीज की रिचनेस है वो ज्यादा है, और पोल की तरफ जाते हुए वो रिचनेस कम हो रही होगी। आप जब यही कंडीशन बर्ड्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो आप कोलंबिया के शहर में बात करेंगे, कोलंबिया की बात करेंगे, जो इक्वेटर के पास आपको देखने को मिलेगा, वहां पे करीब करीब 1400 बर्ड्स की स्पीसीज मिलती हैं। और जब आप यही न्यूयॉर्क के बारे में बात करेंगे, न्यूयॉर्क जो कि और इक्वेटर से दूर है, तो वहां पे बर्ड्स की जो नंबर है वो करीब करीब 105 हो जाएगी। और यही बात जब आप ग्रीनलैंड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो वहां पे ये वैल्यू घट के 56 हो जाती है। तो आप जब इक्वेटर से मूव कर रहे हैं तो सोच के देखिए 1400 और उसके बाद जस्ट 105 और उसके बाद जस्ट 56, तो वैल्यू ऊपर की तरफ जाने पे, पोल्स पे जाने पे घट रही है। जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत में आप देखते हैं कि यही नंबर करीब करीब 1200 है। बच्चियों के डिफरेंट जो स्पीसीज हैं उनकी आप नंबर जब बात करते हैं तो 1200, मतलब इंडिया कंपैरेटिवली आपको ह्यूज डाइवर्सिटी शो करता हुआ दिख रहा है। यहीं पे जब आप एक्वाडोर की बात करते हैं, एक्वाडोर में आपको देखने को मिलेंगे कि वेस्कुलर प्लांट के जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। और जब आप बात करते हैं साउथ अमेरिका में अवेलेबल जो धरती के फेफड़े कहे जाने वाले जो
अमेज़न के जंगल हैं, वहां पे जब बात करें तो डाइवर्सिटी वहां पे और ज्यादा मिलेगी। वहां पे आप करीब करीब पौधों की ही करीब करीब प्लांट्स की करीब करीब 40,000 प्रजातियां शो करते हैं। यस, 40,000 आप प्लांट स्पीसीज शो करते हैं। आप करीब करीब 3,000 मछलियों की प्रजातियां शो करते हैं। यस, फिशेस की जब आप बात करते हैं तो आप वहां पे क्या मेंशन करते हैं कि वहां पे 3,000 फिशेस डिफरेंट टाइप की मिलेंगी। आप जब बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स वहां पे अराउंड 1,300 डिफरेंट बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। जब आप मैमल्स की बात करते हैं, जब आप एम्फीबियंस की बात करते हैं तो अराउंड 427 डिफरेंट टाइप के मैमल और एम्फीबियन देखने को मिलेंगे। जब आप रेप्टाइल की बात करेंगे तो 378 अराउंड डिफरेंट टाइप के आपको रेप्टाइल देखने को मिलेंगे। और जब आप इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे तो इनवर्टिब्रेट तो वहां पे करीब करीब 1,25,000 डिफरेंट टाइप के इनवर्टिब्रेट होंगे। और आउट ऑफ ऑल जब आप वहां पे इंसेक्ट को देखेंगे तो इंसेक्ट की डाइवर्सिटी वहां पे करीब करीब 20 लाख मिलेगी। सो दिस इज ह्यूज डाइवर्सिटी इन द अमेज़न जंगल। तो इसीलिए उसको धरती के फेफड़े भी कहे जाते हैं। वहां पे डाइवर्सिटी भी देखें तो कितनी ह्यूज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो दिलचस्प किस्सा आप सुन रहे हैं कि इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो इसके कुछ कारण भी होंगे। कारण क्या है कि यहां पे स्थिरता ज्यादा है। जी हां दोस्तों, कि जब किसी इन्वायरमेंट में या किसी इकोसिस्टम में स्थिरता, स्थिर मतलब वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्टिल वो वहां पे जो बायोमास है वो एक मेंटेन हो रखा है, वहां पे काफी स्थिर कंडीशन है, तो वो उस पॉजिटिविटी को शो करता है कि हाँ ये सस्टेनेबल बात है, ये सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो हिलता जुलता होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल कंडीशन होगी उतनी ज्यादा वहां पे डाइवर्सिटी होगी। मान लीजिए फ्लड आया, फ्लड आने पे भी वहां के इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, वहां के जो जंगल हैं वो जंगल उस फ्लड को भी कोप अप कर ले रहे हैं, तो वहां की डाइवर्सिटी ज्यादा लॉस नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए वहां पे आप क्या देखते हैं कि स्थिरता ज्यादा है, वहां पे एक समय के अनुसार वहां पे ज्यादा अस्थिरता नहीं है, वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी हो सकती है कि आप इक्वेटर पे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। जितनी ज्यादा सनलाइट उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। आ रही है बात समझ में? आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जितनी ज्यादा वहां पे सनलाइट होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी और उतना ही ज्यादा वहां पे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट में अब हम बात करते हैं आपके एक रिलेशन की, जहां पे आप मेंशन करते हैं कि स्पीसीज एरिया रिलेशन। यहां पे एक अलेक्जेंडर वॉन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को एनालाइज किया और मेंशन किया कि जब आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे आपने डाइवर्सिटी को सर्च नहीं किया, तो जब आप वहां पे जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, तो आपको स्टार्टिंग में जैसे कोई जंगल है, मानिए एक जंगल है जहां पे आपने एंटर किया और एंटर करते ही आपको नई नई डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और आप एंटर करेंगे अंदर और आपको नई नई डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो आप क्या देखेंगे, हम्बोल्ट ने यही देखा कि जब आप किसी भी एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जा रही है विद रेस्पेक्ट टू एरिया। एरिया जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतनी ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिल रही है। और यहां पे उन्होंने एक ग्राफ नोटिस किया कि वो ग्राफ हाइपरबोलिक है, कि स्टार्टिंग में तो नई मिल रही है, मगर फिर उन्हीं स्पीसीज की प्रोबेबिलिटी अदर रीजन में भी होना ज्यादा मिल जाएगी, तो वो एक हाइपरबोलिक ग्राफ शो होगा। और यहां पे उन्होंने जो हाइपरबोलिक ग्राफ में यहां पे जब लाइन की इक्वेशन में आप सेट करते हैं तो यहां पे एक जेड की वैल्यू उन्होंने मेंशन की। उन्होंने मेंशन किया कि जो जेड की वैल्यू है वो नॉर्मली 0.1 से 0.2 के बीच में आएगी, राइट। बट इन सम एक्सट्रीम केसेस ये वैल्यू 1.2 तक भी जाती है, राइट। कुछ ऐसे फ्रूट ईटिंग मैमल्स हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं जिनके केस में ये वैल्यू 1.15 भी जाती है। जी हाँ, सो ये एक अलेक्जेंडर वॉन का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने चीजों को मेंशन किया विद रेस्पेक्ट टू स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और इस पॉडकास्ट में इन छोटी छोटी बातों को ही आपको समझना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि इस स्पीसीज डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप ऐसे समझ के देखिए, क्या किसी कम्युनिटी में उसकी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसके इकोसिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी कम्युनिटी में या किसी इकोसिस्टम में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है उसका सीधा फर्क पड़ेगा? तो ऐसे सवालों का जवाब इवन इकोलॉजिस्ट भी बहुत हद तक नहीं दे पाते, मगर एक लंबे समय तक
या लंबे समय से इकोलॉजिस्ट जो है वो इस बात को मानते हैं कि वो इकोसिस्टम जो जितना ज्यादा स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा वहां पे डाइवर्सिटी होगी। और ये मानना स्वाभाविक भी है कि कोई इकोसिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। समझ के देखेंगे इस चीज को कि जितना ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगा उतनी ज्यादा वहां पे क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी। स्टेबल इन टर्म ऑफ कि वहां पे बहुत ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी में चेंज ना आ रहा हो विद ईयर। मान लिया एक साल जो प्रोडक्टिविटी मान लीजिए जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वहां पे जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो जितनी इस साल है एवरेज ही अगली साल भी हो, नेक्स्ट ईयर भी इतनी ही हो। तो जो वहां की प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा चेंज ना हो रही हो ईयर टू ईयर, तो ऐसे इकोसिस्टम को आप स्टेबल बोलोगे। और जो इकोसिस्टम स्टेबल है वहां पे इन्वेजन जो अलग अलग एलियन स्पीसीज आ रही, कोई नई स्पीसीज अगर वहां इंट्रोड्यूस हुई तो उसका भी बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप समझिए इस चीज को कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा कोई इकोसिस्टम वहां पे डाइवर्सिटी भी उतनी ज्यादा होगी। और डेविड टिलमैन ने यह बात एनालाइज भी की अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि भाई कोई इकोसिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल है ना भाई उतना ही ज्यादा वहां पे क्या है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। डेविड टिलमैन ने काफी हद तक चीजों पे काम किया था। राइट तो आप ये बात समझिए कि क्या इकोसिस्टम में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है उसका सीधा फर्क उस पे पड़ेगा, इकोसिस्टम पे पड़ेगा? क्या किसी इकोसिस्टम पे उसकी डाइवर्सिटी का सीधा फर्क पड़ेगा? आप इस चीज को ऐसे समझ के देखो कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि चींटियों की धरती पे 20,000 अलग अलग प्रजातियां हैं, अगर वो 20,000 से 15,000 हो जाए, सोचने वाली बात है कि 20,000 से 15,000 हो जाए, 15,000 ही बचे, तो ऐसे भोले भाले सवालों का कोई भी स्पष्ट जवाब तो नहीं है। बट फिर भी यहां पे एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस प्रेजेंट की और उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की कि रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस में कहा कि उन्होंने एक हवाई जहाज है, मान लीजिए एक हवाई जहाज उड़ रहा है और उसमें जो बैठे यात्री हैं वो उन्होंने स्पीसीज के रेस्पेक्ट में मेंशन किया कि एन नंबर ऑफ स्पीसीज है उस जहाज में। अगर हम उस जहाज में बैठे यात्रियों के जो नटबोल्ट है, जिस सीट पे वो बैठे हम उनके नटबोल्ट खोलने लगे, नटबोल्ट खोल दिया, एक का खोल दिया तो वो हो सकता है वहां से डिस्टर्ब हो जाए, वो पूरा हवाई जहाज डिस्टर्ब हो जाए। हमने एक का खोला, क्या हवाई जहाज कोई डिस्टर्ब हुआ? नहीं हुआ। हमने दो खोला, क्या वो हवाई जहाज डिस्टर्ब हुआ? ज्यादा नहीं हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा, और अगर आपने वो नटबोल्ट खोलना शुरू कर दिया जिसपे वो ड्राइवर बैठा हुआ तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपने वो नटबोल्ट खोलना शुरू कर दिया जो उस हवाई जहाज की पंखुड़ियों में है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जी हां, फर्क तो पड़ेगा कि अगर डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और वो डाइवर्सिटी लॉस हो रही है वो जो उस इकोसिस्टम की कीस्टोन टाइप की है, जो उस इकोसिस्टम में बहुत अपना प्रभाव रखती है, तो जरूर बायोडाइवर्सिटी पे एक बहुत बड़ा खतरा सामने बन के आएगा। तो हम इसी पे बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के नुकसान क्या होंगे, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो उसके क्या नुकसान होंगे, बात करते हैं। हालांकि ये बात तय करना कि कितनी नई स्पीसीज जुड़ रही हैं ये बात तो आप सही से नहीं कह सकते। हाँ, मगर कितनी डाइवर्सिटी लॉस हो रही है इसको आप जरूर मेंशन करते हैं और इसका इशारा सीधा इसको जरूर मेंशन कर सकते हैं और इसका सीधा इशारा, सीधी उंगली ह्यूमंस की तरफ हो रही है, मानव की तरफ हो रही है। जी हां दोस्तों, कि ये ह्यूमन है जिसकी एक्टिविटी की वजह से जो नई जो एग्जिस्टिंग जो डाइवर्सिटी है वो जरूर लॉस हो रही है। आप अगर ह्यूमन के इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो एरिया जहां पे पहले लैंड मास था और उस एरिया में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वगैरह थे तो उनको काट के कितना कम कर दिया गया। और इस वजह से अगर हमें एक रफली डाटा देखें तो करीब करीब बर्ड्स की करीब 200 बर्ड्स की स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और अगर आप IUCN के 2004 के डाटा को देखें तो आप देखेंगे कि करीब विद इन 500 ईयर, विद इन दीज 500 ईयर अराउंड 784 स्पीसीज लॉस्ट हो चुकी है। विद इन दिस 500 ईयर 784 स्पीसीज लॉस्ट हो चुकी है। और जिनमें से अगर आप वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट की बात करें तो जो नंबर है वो करीब कितना है कि अगर आप देखेंगे कि वर्टिब्रेट जो लॉस हुए हैं वो अराउंड 338 वर्टिब्रेट लॉस हुए हैं। इनवर्टिब्रेट की बात करें तो 359 इनवर्टिब्रेट यहां से लॉस्ट हो चुके हैं। और अगर आप प्लांट की बात करें तो अराउंड 87 प्लांट्स लॉस्ट हो चुके हैं। तो देखिए विद इन 500 ईयर, ये तो वो डाटा है जो हमारे पास अवेलेबल है, IUCN के पास अवेलेबल है। और इसके अलावा भी कितना डाटा रहा होगा जो लॉस्ट हुआ है, जो तो हमने देखा ही नहीं, जो हमारी समझ से परे रहा होगा। सो जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वही कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक मेजर कारण रहा है। इवन जो रिसेंट की जो
एक्सटिंक्ट स्पीसीज है उनका भी अगर आप जिक्र करें तो डोडो का नाम सभी को याद होगा। डोडो जो कि मॉरिशस में मिलती थी, अब वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। स्टीलर काउ जो कि रसिया में मिलती थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, रिसेंट में जो एक्सटिंक्ट हुई है। इवन 3 सब स्पीसीज टाइगर की खत्म हुई है। आप अगर देखें तो बाली, जावन, कैस्पियन, ये तीनों सब स्पीसीज टाइगर की लॉस्ट हो चुकी हैं। ये तो रिसेंट लॉस्ट हैं। और अगर आप रिसेंट में ही अगर बात करें तो करीब करीब दुनिया भर में करीब करीब 15,000 से अधिक जो डाइवर्सिटी है वो लॉस्ट होने की कगार पे है, और जिसमें से करीब करीब 12% तो बर्ड्स ही हैं, 12% तो बर्ड्स ही हैं, और अराउंड 23% उनमें से मैमल्स हैं, अराउंड 32% उसमें से एम्फीबियंस है, अराउंड 31% उसमें से जिम्नोस्पर्म्स हैं। राइट, ये वो मेंबर हैं जो सामना कर रहे हैं इस थ्रेट का कि वो धरती से गायब होने वाले हैं। तो जो एलियन जिनकी मैंने शुरुआत में बात की थी कि जो हमारे डिफरेंट अगर किसी आकाशगंगा से कोई एलियन आया तो वो यहाँ की डाइवर्सिटी को देख के अचंभित होगा। मुझे नहीं लगता आज से आने वाले 200 साल बाद वो अचंभित हो पाएगा, क्योंकि जिस दर से ये डाइवर्सिटी खत्म हो रही है वो बहुत ही थ्रेटनिंग है, बहुत ही डराने वाला है। हाँ, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मास एक्सटेंशन पहली बार हो रहा है। धरती के इतिहास में ऐसा पहले भी 5 बार हो चुका है। तो अब अगर ऐसे सोच के जो छठवां एक्सटेंशन होगा वो छोटा मोटा नहीं होगा, क्योंकि अगर छठवां हुआ और जिस दर से ये हो रहा है, अगर ये छठवां एक्सटेंशन हुआ तो वो करीब करीब 100 से 1000 गुना ज्यादा होगा। यस, और जिस दर से हो रहा है आप सोच के देखिए, विद इन 100 ईयर में जितनी एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी है, जो हमारे पास नॉन डाइवर्सिटी है, उसका करीब करीब 50% भाग खत्म हो जाएगा, 50% एक्सटेंट हो जाएगी विद इन 100 ईयर। अगर इसी रेट से ये होता रहा तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि ये एक थ्रेटनिंग अलार्म है, थ्रेटनिंग आराम है। और सोच के देखो अगर ये डाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? सीधा सीधा प्रभाव प्रोडक्टिविटी पे आएगा। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्टिविटी लेके आ रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन करवाते हैं प्लांट्स में, जो सीड के बनने की प्रोसेस है, वो सीधी सीधी इफेक्ट होगी। आप देख सकते हैं सीधे सीधे सूखे वाले कंडीशन आएंगी, ड्रट की कंडीशन आएंगी, तो ये सीधे सीधे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और अभी हम बात करेंगे अगला कि कारण क्या है, व्हाट आर कॉजेज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी लॉस। इस बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या क्या कारण है, उन्हीं पे अब चर्चा करते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसका सीधा सीधा कारण मानव की जो गतिविधियां हैं वही है। हाँ, जो मानव की गतिविधियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। किस तरीके से? इसको हम द इविल क्वाड्रेट के नाम से भी मेंशन करते हैं कि 4 वो मेजर इविल एक्टिविटी जो ह्यूमन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो ह्यूमन की वजह से हो रही है और जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही है। उनमें से पहला ही कारण क्या है? पहला कारण है भाई आपका, सोच के देखिए अच्छा जरा इस बात को, कि अगर आपका घर ही आपसे छीन लिया जाए, आपका घर ही आपसे तोड़ फोड़ करके छोड़ दिया जाए, सोच के देखो इस बात को, कि आपका हैबिटेट लॉस्ट हो जाए, आपका घर ही किसी ने तोड़ दिया, कैसे सरवाइव करेगा कोई? और यह सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस। धरती का करीब करीब 14% भाग जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ था उसको आपने घटा के 6% कर दिया है। सोच के देखो कितनी डाइवर्सिटी, कितनी ह्यूज डाइवर्सिटी खत्म कर दी गई, कितनी डाइवर्सिटी का जो घर था, कितनी डिफरेंट स्पीसीज के जो घर थे वो उनसे छीन लिए गए। ऑब्वियस सी बात है डाइवर्सिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आपको ही अगर घर से बाहर निकाल के ठंड में खड़ा कर दिया जाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद आप खुद ही खत्म हो जाओगे। दूसरा इसी में कारण है हैबिटेट लॉस के साथ ही फ्रेगमेंटेशन, कि आपके घर के बीच में से किसी ने रास्ता बना दिया और उस रास्ते पे ट्रेन चल रही है, अगर कोई छोटा सा बच्चा खेलने आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेन के नीचे ही आ जाएगा। हो रहा है ना दर्द हो रहा है ना, ऐसा ही इन छोटे छोटे जानवरों के साथ भी होता है। मैं छोटा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि एवरी स्पीसीज ऑन अर्थ हैज इट इंपॉर्टेंस, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा इस बात को। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है और इधर की तरफ हमारा रुझान होना लाजमी है। आप साइंस के किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हो, अगर आप ये सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप इस बात को नोटिस करिए कि जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उन सभी का इस धरती पे बहुत ही बड़ा रोल है, बिल्कुल रोल है। आप नहीं देख पा रहे वो अलग बात है। नेचर ने उसको बनाया ही इसीलिए था कि उसका एक इंपॉर्टेंट रोल था।
उसका एक इंपॉर्टेंट टास्क था यहां पे आने का, आपने उस स्पीसीज को ही खत्म कर दिया। हम उन्हीं कारणों की बात कर रहे हैं। पहला ही कारण था क्या कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा क्या है एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा एक्सप्लॉयटेशन। आप ऐसे सोच के देखिए, जब जरूरत जो आपकी है, जो आपकी जरूरत है, वो जरूरत जब लालच में बदल जाए तो क्या होगा? जी हां, जब जरूरत लालच में बदल जाए तो क्या होगा कि आप, नो डाउट हर इंसान की नीड है कि उसको खाना खाना है, मगर वो जब खाना एक्सेसिव मैनर में लेने लग जाए, आप सोच के देखिए कि कोई एक्सेसिव अगर ओवर एक्सप्लॉइट करे तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स तो लिमिटेड है, वो खत्म होने ही होने हैं। और इसी का शिकार हुआ था पिजन, जो पैसेंजर पिजन था, स्टीलर काउ इसी का शिकार हुई थी। इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया गया, एक्सेसिवली उनको डैमेज किया गया, एक्सेसिवली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि उनका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उनको क्या किया गया, एक्सेसिवली किल किया गया। तीसरा एक कारण है एलियन स्पीसीज का इन्वेजन होना, और नील पर्च इसका एग्जांपल है। नील पर्च को जब लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, साउथ अफ्रीका में, सॉरी ईस्ट अफ्रीका में जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसने वहां की एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज थी अराउंड 200 स्पीसीज को उन्होंने डैमेज किया। सिमिलर इसका एक और एग्जांपल है कैरेट ग्रास, राइट, पार्थिनियम जिसका आप अक्सर नाम सुनते हैं, पार्थिनियम लेंटियाना। ये क्या है, ये वो एक्सोट बाहर की एलियन स्पीसीज थी जिन्होंने लोकल स्पीसीज को डायरेक्टली थ्रेट किया है, डायरेक्टली डैमेज किया है। और चौथा जो कारण है वो क्या है, को एग्जिस्टेंस। जब आप मेन होस्ट को ही खत्म कर दोगे तो उससे जुड़ी हुई सारी जो स्पीसीज है वो भी डैमेज होंगी। तो आप क्या देखते हो, जैसे प्लांट और पॉलिनेशन में एक म्यूचुअलिज्म जो होती है कि एक उसको खाना दे रहा है, एक उसको पॉलिनेशन करवा रहा है, जब आपने उस पॉलिनेटर को ही खत्म कर दिया, कैसे वो बैलेंस हो पाएंगी चीजें? आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से जो को एग्जिस्टेंस है, अगर वो डैमेज हो रही है तो वो भी क्या करेगी भाई, उस बायोडाइवर्सिटी की लॉस में वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये हमने बात की बायोडाइवर्सिटी के लॉस की। अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, इसी चैप्टर का दूसरा भाग। कि अभी तक हमने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को डिस्कस किया, हमने उसके बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को बात किया, हमने उसके कारण को देखा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, इविल 4 की बात की, इविल क्वाड्रेट की बात की। अब हम बात करेंगे इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। और पहली बात तो आपके सवाल जो मन में आ भी रही होगी कि हमको कंजर्व करना क्यों है, क्यों करें। और फिर दूसरा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे करें। तो हम इन दोनों ही सवाल का जवाब करेंगे कि पहले क्यों करें, इस पे बात कर लेते हैं। इसके 3 सेंस हैं, एक नैरो सेंस है, एक ब्रॉड सेंस है और एक एथिकल सेंस है। पहले हम नैरो सेंस की बात करते हैं। आप सोच के देखिए, जो खाना आप खा रहे हो, अगर आप नूडल, चाउमीन, कुछ भी खा रहे हो, राइट, वो कहीं ना कहीं इस नेचर की ही देन है, इस बायोडाइवर्सिटी की ही देन है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्यों का जवाब मिल ही रहा होगा। और ये नैरो सेंस में, आप ब्रॉड सेंस में देखो अगर इसी चीज को, तो जो आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, दैट इज एक्चुअली कम फ्रॉम प्लांट्स, एक्चुअली कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इवेंट। क्या आप इसका मूल्य चुका भी सकते हो? नहीं, कभी नहीं चुका सकते। जो ऑक्सीजन तुमको मिल रही है आप उसका कभी भी पे ऑफ नहीं कर सकते। जो सुंदर सुंदर दृश्य आप देख रहे हो, कभी आप उसका पे ऑफ कर ही नहीं सकते। वो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करा के आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट बनवा के दे रहा है, आपके हाउस होल्ड के जो खाने की चीजें उनको बना के दे रहा है, आप उस इंसेक्ट को पे ऑफ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? आप घूमने के लिए आप सुबह सुबह जाते हो, अच्छे अच्छे दृश्य देखते हो, आप उसका कभी पे ऑफ नहीं कर सकते। आप सुबह सुबह जो चिड़ियों की जो आवाज होती है, जो बुलबुल की आवाज होती है, आप कभी उस आनंद को पे ऑफ कर ही नहीं सकते। तो आप इस बात को तो कतई मत बोलिएगा कि हम बायोडाइवर्सिटी को सेव क्यों करें, बिकॉज इट इज मैंडेटरी राइट नाउ। आप आने वाली जनरेशन में बताओगे कि एक बहुत बड़ा जानवर होता था जिसको हम शेर कहते थे। मतलब सोच के देखो, आपकी आने वाली जनरेशन अगर शेर को देख ही ना पाए, कितना बुरा फील होगा। आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? तो हमको उसे कंजर्व करना ही होगा। वी हैव नो अदर एनी ऑप्शन, नो एनी अदर ऑप्शन। कोई भी आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, ये मैंडेटरी है, बिल्कुल। यू हैव टू कंजर्व योर बायोडाइवर्सिटी। तो आपको क्यों का जवाब तो मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं कैसे, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस बायोडाइवर्सिटी। सो इसके 2 तरीके हैं, हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, एक इन सीटू कंजर्वेशन, एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। समझते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या समझा रहा है। तो देखिए, जिस जगह पे कोई टाइगर रह रहा है, अगर उस पूरी जगह को ही प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो ये होगा इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन।
नेचुरल हैबिटेट जिस ऑर्गेनिज्म का जो है, आप उसी नेचुरल हैबिटेट को अगर कंजर्व कर दो तो आप बोलोगे इसकी क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पॉट क्रिएट करे गए थे जिनको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्टार्टिंग में 25 थे जिनको बाद में बढ़ा के 34 किया गया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कितनी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में ऐसे 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 34 में से 3 इंडिया में ही है। वेस्टर्न घाट आते हैं और आपका श्रीलंका और इंडो बर्मा रीजन आता है और हिमालयन रीजन आता है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, ये आप क्या देखते हो कि ये वो इनरिच्ड एरिया है जहां पे डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। तो ये एक तरीका है इन सीटू कंजर्वेशन का ही कि आप उनको प्रिजर्व करके रख सकते हो, इनको बचा सकते हो। इंडिया में अगर और बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व है, अराउंड इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भी आपके एक तरीके से इसी पॉपुलेशन को, इंसिटू पॉपुलेशन को ही इंसिटू तरीके से ही पॉपुलेशन को, इस डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। 14 बायोडाइवर्सिटी। नेशनल पार्क की जब आप बात करते हो तो अराउंड 90 नेशनल पार्क यहां पे अवेलेबल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हो तो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अवेलेबल है। ये सारे के सारे इंसिटू कंजर्वेशन के तरीके हैं, ऑन साइट कंजर्वेशन। दूसरा आता है एक्सिटू, मतलब जहां पे वो रह रहे हैं, अब वो खतरा ही हो गया, वहां पे बच ही नहीं सकते, तो आपको वहां से उठा के उनको स्पेसिफिक नेशनल पार्क, सॉरी नॉट द नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में रखते हो। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, ये क्या है आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन के तरीके हैं। आप क्रायो प्रिजर्वेशन को मेंशन करते हो, आप सीड बैंक को मेंशन करते हो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके हम सीड ही पॉलिनेटर, नॉट द पॉलिनेटर, उनके सीड्स को हम कंजर्व करके रख ले, राइट। उनके मेल और फीमेल गैमीट को हम कंजर्व करके रख ले, उनको हम सीड बैंक भी बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन इसका एक तरीका है, टिश्यू कल्चर स्टोर करने का एक तरीका है। सो दीज आर द मेथड फॉर एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो हमने बात की इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन की। तो बायोडाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में ये तरीके हैं जिनसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। एक वर्ल्ड अर्थ समिट परफॉर्म की गई थी या कराई गई थी 2002 में, राइट। उसमें यही एजेंडा ही था कि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है उसको कैसे बचा सकते हैं। इसी पे छोटा सा एक और आगे मैं डिस्कशन करता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। आप ऐसे इस बात को समझिए कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी चाहती है कि हम वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें मगर कांग्रेस नहीं चाहती, बिल्कुल भी ऐसा ही मुद्दा ही नहीं है। या फिर कोई दूसरे कंट्री की पॉलिटिक्स चाहती है कि हम बचाएं आप ना बचाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का सामूहिक मुद्दा है। क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर कंट्री पे उसका प्रभाव आएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन द ईयर 1992 रियो डी जेनेरियो में एक समिट परफॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड द अर्थ समिट। और उसमें हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस पे चर्चा हुई और इस पे काफी सारे काम हुए, राइट। और वहां पे मेंशन की गई कि ये तरीके हैं जिनसे हम बचा सकते हैं। एंड इसी के बाद आप देखते हैं इन द ईयर 2002 में भी एक समिट परफॉर्म हुई, और जो परफॉर्म हुई थी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में भी आप मेंशन करते हैं जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में ये जो 2002 में जो समिट हुआ, इसमें भी यही मुद्दे रखे गए कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। और मेंशन किया गया कि जब 2010 आएगा तब तक हम काफी हद तक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने पे काम कर रहे होंगे, बचाया जा सकता हो जिससे इन्हीं चीजों पे काम कर रहे हो। तो ये अब तक के हुए जो बायोडाइवर्सिटी पे, कंजर्वेशन पे कई सारे जो एक्शन ली गई इसके अगेंस्ट के हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, इसके लिए जो मेन जो इवेंट परफॉर्म हुए वो मैंने कुछ ही यहां पे मेंशन किए। अदरवाइज और कई सारे इवेंट है, कई सारी ऐसी समिट्स हैं जो होती हैं, एंड इनका एक ही एजेंडा है कि इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब तक के इस पॉडकास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इस अर्थ पे अवेलेबल डिफरेंट डाइवर्सिटीज के बारे में। फिर मैंने आपसे बात किया कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, जहां पे हमने देखा जेनेटिक डाइवर्सिटी आपने देखी, स्पीसीज डाइवर्सिटी देखी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखी। फिर हमने देखा
कि हाउ मच डाइवर्सिटी अवेलेबल है अर्थ पे और कितनी इंडिया में, इसके रेस्पेक्ट में हमने कुछ बात की। फिर हमने पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बात की कि जब हम लैटिट्यूड पे मूव करते हैं, लैटिट्यूड से इक्वेटर से मूव करते हैं अवे, तो क्या पैटर्न चेंज आते हैं डाइवर्सिटी के। फिर हमने स्पीसीज और एरिया के रिलेशन में बात की, स्पीसीज एरिया रिलेशन में क्या चेंजेस आते हैं। देन हमने इंपॉर्टेंस देखी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। फिर हमने देखा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर हो रही है तो उससे क्या क्या फर्क देखेंगे। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे बात की कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। इसमें भी हमने समझा कि करना क्यों है, फिर हमने देखा करना कैसे है। करना कैसे है इसमें हमने देखा एक्स सीटू कंजर्वेशन है और एक इन सीटू कंजर्वेशन है, और उसके बाद कुछ वर्ल्ड समिट की हमने बात की। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप, मुझे उम्मीद है जितने भी बच्चे सुन रहे होंगे उन्होंने बहुत ध्यान से चीजें सुनी होंगी और आप लोगों ने इससे कई सारी चीजें सीखी भी होंगी और आपकी चीजें रिवाइज भी हुई होंगी। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ और बदलाव की जरूरत है तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे करिए। मुझे उम्मीद है कि अगले और जो पॉडकास्ट आएंगे उसमें हम और बेहतर करेंगे, आपके लिए और आसान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।